नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। और बात हमेशा मैं रिश्तों की करता हूँ क्योंकि रिश्ते परिवार की, समाज की, राष्ट्र की बुनियाद होते हैं। आजकल तलाक के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि ओल्ड एज में भी पति-पत्नी साथ नहीं रहना चाहते और तलाक की बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो 60s में हैं, 70s में हैं, 50s में हैं और एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, अलग रहना चाहते हैं, तलाक चाहते हैं। आखिर कारण है क्या? ये वीडियो उन दोनों के लिए, 2 पीढ़ियों के लिए जो रिलेशनशिप में बंध रहे हैं, बंधना चाहते हैं, जो मैरिज में, विवाह के सूत्र में बंधने जा रहे हैं, उनके लिए अत्यधिक उपयोगी है और उन माननीय सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है, चाहे वो प्रौढ़ावस्था में हैं, चाहे वृद्धावस्था में हैं। क्योंकि रिलेशन आपकी जीवन की एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। मैरिजेज़ नहीं होगी, मैरिजेज़ टूटने लग जाएँगी, तो परिवार भी बिखर जाते हैं और सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो बच्चे होते हैं, जो नाबालिग बच्चे होते हैं, उनके जीवन में इससे बड़ा कोई अभिशाप नहीं होता कि उनके माता-पिता अलग हो जाएँ, तलाक लेके अलग रहने लगें, क्योंकि उनका भविष्य और उनको जो केयरिंग मिलनी चाहिए, जो प्यार मिलना चाहिए, जो संस्कार मिलने चाहिए, जो स्नेह मिलना चाहिए, उससे हमेशा के लिए वंचित रहते हैं और कहीं न कहीं ऐसा कुंठाग्रस्त व्यक्ति, बच्चा आगे जाकर कहीं न कहीं उसके व्यक्तित्व में ऐसी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, क्योंकि जो कुछ विषमताएँ पैदा होती हैं, वो बचपन में जो कुछ बच्चों को हम सिखाते हैं, देते हैं और बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बड़ी होती है। वो जो कुछ ऑब्जर्व करते हैं, वो आगे बड़े होके एक्सप्रेस भी करते हैं। वो उसी तरह का रिलेशनशिप या तो बनते नहीं है या रिलेशनशिप से बाहर हो जाते हैं या उनके मन में ऐसा कोई अपराध बोध कुंठाग्रस्त हो जाते हैं, जो पूरे जीवन भर शायद उससे वो उबर नहीं पाते। आज बात करते हैं आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या हम करें कि ये रिलेशनशिप सुधर जाए, अच्छी हो जाए, नर्चर हो जाए। और मेरा निवेदन उन युवा साथियों से जो चाहे वो किसी भी एज के हों, जो विवाह सूत्र में बंधने जा रहे हैं, विवाह मैरिज में जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें अपने व्यक्तित्व में, अपनी सोच में अंडरलाइन कर लेनी चाहिए, उतार लेनी चाहिए अगर आप अच्छी रिलेशनशिप, अच्छा वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन चाहते हैं तो। नंबर 1 लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। आप में सुनने का, दूसरे की बात को धैर्यपूर्वक सुनने का मादा होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हैं, तो सामने वाले के मन में हमारे प्रति एक सम्मान का भाव होता है, एक रिस्पेक्ट का भाव होता है, एक स्वीकारोक्ति का भाव होता है, एक्सेप्टेंस का भाव होता है। और जब हम दूसरे को ध्यान से सुन लेते हैं, तो आधी समस्या का समाधान हो जाता है। समस्या क्या है सबसे बड़ी? कि हम सुनते नहीं हैं, हम अपनी बात कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन सामने वाले को ध्यान से सुनते ही नहीं है। इसलिए विवाह में बंधने से पहले आपको ये लिसनिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, आपके मन में उतार लेना चाहिए। आप अपने पार्टनर की बात को ध्यान से सुने, क्योंकि ये लिसनिंग स्किल आपके हर जीवन के हर क्षेत्र में, एवरी फील्ड, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपकी फ्रेंड सर्किल हो, और स्पेशली सबसे संवेदनशील सेंसिटिव रिलेशनशिप पति पत्नी की होती है, साथ बच्चों की भी होती है। इसलिए ध्यान से, धैर्यपूर्वक जब हम सुनते हैं, तो सामने वाला हमारे साथ सहमत हो जाता है, और सहमत ना भी होता है तो कम से कम उसके मन में ये भाव पैदा हो जाता है कि इसने मेरी बात सुनी तो सही। तो जो झगड़े की शुरुआत होती है, वो वहीं पे खत्म हो जाती है और सारे संवाद
कम्युनिकेशन में सुनने से सुलझ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, जब दोनों लोग बोलते हैं, एक सुनता ही नहीं है, दूसरा भी बोलेगा और दोनों एक साथ बोलते हैं, तो एक दूसरे की बात सुनेंगे नहीं। जब सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे कैसे? इसलिए लिसनिंग स्किल्स को आपको इम्प्रूव कर लेना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए अगर आप में लिसनिंग स्किल नहीं है तो। दूसरा, आपके एक्सप्रेशंस एक्सप्रेसिव होने चाहिए, भावनाओं को व्यक्त करने की कला होनी चाहिए, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशंस। आप दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, केयरिंग भी है, लविंग भी है, लेकिन अगर आप ये अपने एटीट्यूड से दिखाएंगे ही नहीं, अपने शब्दों से व्यक्त नहीं करेंगे, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करेंगे, तो सामने वाला आपसे जुड़ेगा कैसे? इसलिए आप जो इमोशंस आपके हैं उनको व्यक्त करिए। समस्या कहाँ आती है? पति पत्नी दोनों वर्किंग हैं, शादी हो गई, दोनों की एक तरह का जॉब है, एक के ऑफिस में टेंशन चल रही है, एक आराम से है। वहाँ का ऑफिस का स्ट्रेस और टेंशन अगर वो अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं करेगा तो वो अपनी रिलेशनशिप में उस स्ट्रेस को लाएगा, तो झुंझलाहट, बेचैनी, व्यवहार में रूखापन, ये सब चीज आ जाती हैं। तो सामने वाला सोचता है कल तक तो ठीक था, आज पता नहीं इसके मन में अचानक क्या हुआ। इसलिए जो कुछ आपके मन में है उसको अपने पार्टनर के साथ बांटिए, उसे बताइए, तो उसका सॉल्यूशन होगा, समाधान होगा। कम से कम रिलेशनशिप में ये समस्या, झगड़े की समस्या, आपस में डिस्प्यूट की समस्या, ये तो पैदा नहीं होगी। इसलिए दोनों पार्टनर को इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आप अपनी अपनी बात एक दूसरे पार्टनर को साझा करें, बताएं, शेयर करें, तो आपकी रिलेशनशिप नर्चर होती है, अच्छी होती है। तीसरा, सबसे बड़ा रिलेशनशिप की जो बुनियाद है वो है ट्रस्ट और रेस्पेक्ट। जब हम एक दूसरे के प्रति ट्रस्टफुल होते हैं, हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, तो वो रिलेशनशिप और मजबूत होती चली जाती है। रिलेशनशिप में दरार कहाँ आती है? जहाँ ट्रस्ट दरकता है, क्योंकि जहाँ झूठ रिलेशनशिप के बीच में पैदा हो जाती है, जब किसी भी कारण से हो, तो वो रिलेशनशिप जेन्युइन नहीं रहती, या तो फिर कंप्रोमाइज होता है, दोनों एक दूसरे का कंप्रोमाइज करके रहते हैं। इसलिए इस ट्रस्ट को बनाए रखें। हाल ही में जो रिसर्च हुआ उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। पति पत्नी एक दूसरे की जासूसी करवा रहे हैं। पति टूर पर जा रहा है, ऑफिस के काम से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, लेट नाइट आ रहा है, और वो बात अपने पार्टनर के साथ दोनों के ऊपर लागू होती है। अगर आप शेयर नहीं करोगे, जेन्युइनली बताओगे नहीं, ऑनेस्ट आप नहीं रहोगे, तो रिलेशनशिप में ऑनेस्टी कैसे रहेगी? जब ट्रस्ट ब्रेक होता है, झूठ जहाँ पैदा होता है, झूठ की जहाँ एंट्री होती है, वहाँ आपका रिलेशनशिप खराब होने लग जाता है। मतलब कितनी हैरानी की बात है कि हमारे समाज में पति पत्नी के ऊपर इतना विश्वास नहीं रहा, कि ये अपवाद स्वरूप मैं बात कर रहा हूँ, अपवाद सब जगह है, कि मैं जो रिसर्च हुआ हाल ही में पब्लिश हुआ उसके बाद मैं आप साझा कर रहा हूँ कि 71% लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इस ट्रस्ट की वजह से परेशान हैं। क्योंकि रेस्पेक्ट और ट्रस्ट किसी भी रिश्ते की फाउंडेशन होती है, और जब आप इस ट्रस्ट और रेस्पेक्ट को बनाए रखते हैं तो आपके जीवन में रिश्ता महकता रहता है, खिलता रहता है, और आप आनंद के साथ जीवन जीते हैं। चौथा, लविंग एंड केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए। दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। रात का खाना साथ खाना है, अगर एक पार्टनर लेट हो जाए तो उसका वेट करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। आपको मेंटली, इकोनॉमिकली और फिजिकली तीनों रूपों में सपोर्टिव रहना चाहिए, क्योंकि जब आप केयरिंग होते हैं तो व्यक्ति, वो रिश्ता आपके साथ मन से जुड़ा रहता है। लविंग होना चाहिए। हर छोटे छोटे जो आपके जीवन में बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, और भी होली, दिवाली, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं,
गिफ्ट देना, एक दूसरे की भावनाओं के साथ आनंद से जीना, बाहर जाना, वीकेंड पे जाना, साल में एक बार कहीं घूमने जाना, जो कुछ आपके अंडरस्टैंडिंग हो लेकिन लविंग और केयरिंग एटीट्यूड आपका होगा तो रिलेशनशिप हमेशा मजबूत रहेगी। और पांचवा, आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ये टर्म है मैनेजमेंट की, लेकिन आज के लिए रिलेशनशिप में इसलिए लागू हो गई कि आपको झगड़ों को सुलझाना आना चाहिए। आप दोनों की अगर कोई मनमुटाव है, कोई इशू है, उसको दोनों बैठ के सुलझा लें, सबसे अच्छा होता है। उस रूट को, उस झगड़े को, उस मनमुटाव के कारण को जानिए, उस कारण पे काम करिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आपके जो शुभचिंतक हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, दोनों तरफ के पेरेंट्स हैं, उनके साथ साझा करिए, बात करिए, ऐसा कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। वैसे तो हमारे परिवार में, संस्कारों में, माँ बाप के माध्यम से, फैमिली मेंबर्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हम सीख जाते हैं, लेकिन झगड़ों को सुलझाना आना ही चाहिए। क्योंकि झगड़े सिर्फ पति पत्नी के नहीं होते, ऑफिस में भी होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, स्कूल के इशू होते हैं, पड़ोसियों के साथ इशू होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके रिलेशनशिप पर असर डालती हैं। इसलिए दोनों पार्टनर्स को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। हमेशा जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो समस्या है, उसकी रूट कॉज को जानना चाहिए, इसके बाद उस पर काम करना चाहिए, उसके समाधान ढूंढने चाहिए और आनंद के साथ उस समस्या को सुलझा के रहना चाहिए। और छठा है जो इम्पोर्टेंट वन है, फैमिली टाइप। कहाँ समस्या होती है? जब लड़का कोई ट्रेडिशनल फैमिली से होता है, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से होता है, या लड़की होती है ऑर्थोडॉक्स फैमिली से और शादी के बंधन में बन जाते हैं, लड़का अच्छी पोजीशन में होता है, हर माँ बाप चाहते हैं कि उसकी लड़की के लिए बेस्ट टू बेस्ट ऐसा लड़का मिल जाए जो आगे जीवन में आनंद के साथ रहे, वो खुशी के साथ रहे, किसी प्रकार की कोई समस्याएं, कोई कमियां हो ना। और इसीलिए कई बार बेमेल रिश्ते, बेमेल मैं इसलिए कह रहा हूँ, जहाँ फैमिली का बैकग्राउंड अलग अलग होता है, वहाँ लड़के और लड़की के संस्कार भी अलग अलग होते हैं। अगर कोई फैमिली टाइप ऐसी है जिसके साथ आप मैच नहीं हो रहे हैं, तो आप शादी के पहले ही वो सब चीज़ें मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो जाएं, अपने मन में, अपने दिल में, अपनी आदतों में, अपने व्यवहार में उस फैमिली के जो संस्कार हैं उनको आप एक्सेप्ट कर लें। और सातवां इम्पोर्टेंट वन है एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्टेंस, जब तक हम दिल से, मन से दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक रिलेशनशिप एक कंप्रोमाइज होती है। और एक्सेप्टेंस कब होती है? जब मैं हर हाल में आप जैसे हैं ऐसे मुझे स्वीकारें, ऐसे मुझे पसंद है, आप में कोई कमी है ही नहीं। जहाँ स्वीकार्यता का भाव होता है वहाँ अभाव नहीं होता, वहाँ शिकायत नहीं होती, वहाँ किसी प्रकार की कमी नजर नहीं आती, क्योंकि वहाँ तो पूर्ण समर्पण होता है। एक्सेप्टेंस में, स्वीकारोक्ति में समर्पण होता है। मैं जैसा हूँ, मैं आपका हूँ, आप जैसे हैं, आप मेरे हैं, हम एक दूसरे के हैं। और जब ये स्वीकार्यता का भाव किसी रिलेशनशिप में होता है तो आप सच मानिए, रंग रूप मायने नहीं रखता, व्यवहार की चमक, व्यवहार की सुगंध हर कमी को दूर कर देती है। इसलिए अच्छा व्यवहार, अच्छे संस्कार, अच्छी आदतों के साथ अपने नए जीवन में प्रवेश करेंगे, एक्सेप्टेंस का भाव रखेंगे, एक्सप्रेसिव रहेंगे, लविंग केयरिंग रहेंगे, तो आप सच मानिए रिलेशनशिप हमेशा नर्चर होती रहेगी, फलती फूलती रहेगी, खिलखिलाती रहेगी और आगे आने वाली पीढ़ियां भी आपका अनुकरण करेंगी। आपको उदाहरण के रूप में आगे तक आपकी प्रशंसा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपवाद सब जगह हैं, लेकिन जब अगर आप नई रिलेशनशिप में जा रहे हैं, सब बातों का गौर करिए, ध्यान करिए। निवेदन मेरा यही है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपके कोई सुझाव हों
तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि अगले वीडियो में उसको इम्प्रूव करके आपके सामने उपस्थित हो सकूं। नमस्कार, जय हिंद।